चलिए YouTube से संघर्ष की दो ऐसी कहानियों पर नजर डालते हैं जो हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग, पर दोनों ही हमें इंसानी फितरत के बारे में कुछ बहुत गहरा सिखाती हैं। तो एक तरफ है अलौकिक अनदेखी दुनिया का खौफ, और दूसरी तरफ है प्रकृति की बेरहम ताकत के खिलाफ धीरज और हिम्मत की एक, कह सकते हैं, एक जबरदस्त परीक्षा। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दो बहुत ही अलग अनोखे सफरों की शुरुआत आखिर हुई कैसे। हमारे पास है, एक तरफ है अनिकेत, एक शहरी लड़का जो अपनी मां की चेतावनियों को बस अंधविश्वास मानकर हवा में उड़ा देता है, और फिर दूसरी तरफ है मिस्टर बीस्ट का क्रू जो जानबूझकर अपनी हदों को आजमाने के लिए खुद को एक बड़े खतरे में डाल देता है। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां इन्हें पहली चेतावनी मिलती है और देखते हैं कि इन दोनों ने उस चेतावनी पे कैसे रिएक्ट किया। अनिकेत की मां उसे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देती है। ये चेतावनी कोई ऐसी वैसी नहीं है, ये जुड़ी है एक लोकल कहानी से, एक शापित पेड़ और उससे बंधी एक बुरी आत्मा की कहानी से, जिसे वहां के लोग चुड़ैल कहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट के क्रू को जो चेतावनी मिलती है वो बिल्कुल अलग है। कोई कहानी नहीं, बल्कि असली जानलेवा खतरों की एक पूरी लिस्ट जो उस जंगल में उनका इंतजार कर रही थी। तो इतनी बड़ी चेतावनी मिलने के बाद भी अनिकेत अपनी मां की बातों को बस पुरानी कहानियां कहकर मजाक में उड़ा देता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो जानबूझकर उसी डरावने शॉर्टकट से जाने का फैसला करता है। और मिस्टर बीस्ट का क्रू, उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, वो खतरों को अच्छी तरह से जानते थे, पर उन्हें अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था, और बस इसी भरोसे के साथ वो सीधे जंगल की ओर बढ़ गए। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। वो पॉइंट जहां इन दोनों का सामना होता है एक ऐसी ताकत से जो बहुत जबरदस्त है। अब यहां जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इनके दुश्मन का नेचर। मतलब दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां अनिकेत का सामना एक ऐसी बुरी शक्ति से है जिसमें अपनी सोच है, वहीं मिस्टर बीस्ट का क्रू लड़ रहा है प्रकृति की बेरहम और किसी को ना बख्शने वाली ताकत से। तो अनिकेत की परेशानियां असल में तब शुरू होती हैं जब उसका अविश्वास, या कह लीजिए उसका घमंड, उसे उस शापित जगह का मजाक उड़ाने पर मजबूर कर देता है। और बस यही वो एक हरकत थी जिससे उसने उस बुरी आत्मा का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। मिस्टर बीस्ट के क्रू के लिए सर्वाइवल की जो हकीकत थी ना, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा कठोर निकली। वो जबरदस्त गर्मी और कुछ भी काम का सामान खोजने में जो मुश्किल हो रही थी, उसने बहुत जल्दी उनकी सारी एनर्जी और सारा कॉन्फिडेंस निचोड़ कर रख दिया। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर, वो मोड़ जहां इन दोनों सफरों का अंत होता है, और वो भी बिल्कुल अलग अलग तरीकों से। क्रू का वहां से निकलना समंदर के खिलाफ एक बहुत ही थका देने वाली, पूरे 11 घंटे लंबी लड़ाई थी। ये सहन शक्ति का एक ऐसा मैराथन था जहां उनकी उम्मीद भी समंदर की लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी। और इसके बिल्कुल उलट अनिकेत का जो आखिरी सामना था वो सिर्फ कुछ मिनटों का था, पर वो कुछ मिनट उसकी जिंदगी की सबसे भयानक और दिल दहला देने वाली दौड़ बन गए। और यही बात है जो मिस्टर बीस्ट के क्रू की कोशिश को और भी ज्यादा दुखद बना देती है। सोचिए, लगभग 12 घंटे तक लगातार चप्पू चलाने के बाद वो अपनी मंजिल से सिर्फ आधा मील दूर थे जब उन्हें हार माननी पड़ी। तो नतीजा क्या निकला? एक सफर का अंत हुआ एक खौफनाक लेकिन कामयाब फरारी में, जबकि दूसरे का अंत हुआ एक सुरक्षित लेकिन एक बहुत ही गहरी हार में। तो फिर इन दो जबरदस्त संघर्षों से हमें असल में सीखने को क्या मिलता है? अनिकेत, जो हर बात पर शक करता था, उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसे वो हमेशा से नकारता आया था, और अब उसका पूरा परिवार उस शापित सड़क के पास से भी नहीं गुजरता। दूसरी तरफ मिस्टर बीस्ट का क्रू समंदर की जबरदस्त ताकत का सामना करने के बाद विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक सीखता है, और मिस्टर बीस्ट तो कसम ही खा लेता है कि मैं दोबारा फेल नहीं होऊंगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हम संघर्ष की ऐसी कहानियों की तरफ इतना खिंचे चले आते हैं जिनका सामना हम असल जिंदगी में कभी नहीं करना चाहेंगे? शायद इसलिए क्योंकि चाहे वो अनदेखे डर से लड़ना हो या अपनी ही बनाई हुई हदों को पार करना हो, ये दोनों ही सफर हमें हमारे इंसान होने के असली मतलब का। ईरान के बीचों बीच एक बेहद जोखिम भरा अमेरिकी बचाव अभियान, एक ऐसा मिशन जिसके बाद दो देशों ने जीत के बिल्कुल उल्टे दावे किए।
एक ने कहा ये एक ऐतिहासिक सफलता थी, तो दूसरे ने कहा कि ये पूरी तरह से नाकामी थी। मतलब ये कैसे हो सकता है? एक ही सैन्य घटना पर दो देश पूरी तरह से जीत का दावा कर रहे हैं। एक कह रहा है हम जीते, तो दूसरा कह रहा है नहीं, असली जीत तो हमारी है। तो फिर सच क्या है? आइए इसी की तह तक चलते हैं। इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम कहानी को इन हिस्सों में देखेंगे। पहले दो जीतों की ये कहानी समझेंगे, फिर ब्लैक माउंटेन पर फंसे पायलट की हालत जानेंगे, CIA के धोखे के खेल को समझेंगे, मुश्किल रेस्क्यू मिशन पर नजर डालेंगे और आखिर में देखेंगे कि कहानी पर कब्जे की लड़ाई कैसे लड़ी गई। तो फिर से वही सवाल, आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हों? कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े संकट से। जरा सोचिए, एक अमेरिकी F-15 पायलट दुश्मन के इलाके मतलब ईरान में बहुत अंदर जाकर उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो एकदम अकेला है और चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ। दांव पर सिर्फ एक जान नहीं बल्कि 2 देशों की साख थी। चलिए जरा उस पायलट की हालत को समझते हैं। वो किन मुश्किलों से घिरा हुआ था। वो अकेला था, असुरक्षित था और दुनिया से पूरी तरह कटा हुआ। तो पायलट के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। देखिए, उसके पास लोकेशन बीकन और कम्युनिकेशन डिवाइस तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो उसे इस्तेमाल करता तो ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को फौरन उसकी लोकेशन मिल जाती। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि उसने छिपने के लिए शायद वहां के सरकार विरोधी लोकल लोगों की मदद ली थी। अब कहानी का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री रेस्क्यू मिशन नहीं था। इसके पीछे CIA का एक बहुत ही शातिर खुफिया खेल चल रहा था। CIA ने ईरानियों को धोखा देने के लिए एक कमाल का 3 स्टेप वाला प्लान बनाया। पहला, शेफर्ड्स कॉल। इसमें CIA के एक सोर्स ने जानबूझकर गलत खबर फैलाई कि पायलट अपनी असली जगह से बहुत दूर है। दूसरा, डिजिटल जासूसी। अमेरिका ने लोकल फोन कॉल्स और सोशल मीडिया पर नजर रखकर ईरानी सेना की हर एक हरकत को ट्रैक किया। और तीसरा और सबसे बड़ा दांव, एक नकली हमला। यासुज के पास एक हमला किया गया ताकि IRGC और बासिज फोर्स का ध्यान असली रेस्क्यू वाली जगह से पूरी तरह हट जाए। लेकिन इस धोखेबाजी का एक बहुत ही दुखद नतीजा भी निकला। ध्यान भटकाने के लिए जो हमला किया गया था उसमें कम से कम 10 स्थानीय लोगों की जान चली गई। तो अब आते हैं मिशन के एक्शन वाले हिस्से पर, जहां जमीन पर सीधी कार्रवाई हो रही थी। अमेरिकी कमांडोज अपनी जान हथेली पर रखकर उस पायलट को बचाने के लिए ब्लैक माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। इसमें अमेरिका के सबसे खतरनाक, सबसे एलीट कमांडोज, डेल्टा फोर्स और सील टीम 6 के सैकड़ों जवान शामिल थे। और चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, लैंड करने के बाद इन कमांडोज को पायलट तक पहुंचने के लिए जमीन पर करीब 230 किलोमीटर का मुश्किल और खतरनाक रास्ता तय करना पड़ा। अब मिशन के सबसे तनाव भरे कुछ घंटों पर नजर डालते हैं। सुबह 2:20 पर अमेरिकी प्लेन एक सुनसान एयरफील्ड पर उतरे। लगभग 3 बजे तक कमांडो ने पायलट को ढूंढ लिया और उसे सुरक्षित कर लिया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन करीब 4:30 बजे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उनके वापसी के जो मेन प्लेन थे उनमें तकनीकी खराबी आ गई और सुबह 5 बजे तक उन्हें रेस्क्यू के लिए नए प्लेन बुलाने पड़े और पुराने खराब विमानों को वहीं तबाह करना पड़ा ताकि वो दुश्मन के हाथ न लगें। तो अब जब हम ऑपरेशन की इन बारीकियों को जान गए हैं, हम अपनी उसी पहली पहेली पर लौटते हैं कि आखिर कैसे दोनों देशों ने इस उथल-पुथल से अपनी अपनी जीत की कहानी बना ली। ईरान की तरफ से तो एक बहुत ही सनसनीखेज दावा किया गया। उनकी न्यूज़ एजेंसी ने कहा अमेरिका इस इलाके पर बमबारी करके अपने ही पायलट को मारना चाहता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस दावे के ठीक 1 घंटे और 10 मिनट बाद उसी पायलट को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का एक क्लासिक उदाहरण है, जहां सच से ज्यादा कहानी पर कब्जा करना जरूरी हो जाता है। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से साफ करती है। देखिए, नष्ट हुए विमानों पर अमेरिका ने कहा हमने अपने खराब विमान नष्ट किए। ईरान ने दावा किया हमने दुश्मन के विमान मार गिराए। और सच क्या था? सच ये था कि विमान अमेरिकी सेना ने ही नष्ट किए थे। मिशन के नतीजे पर अमेरिका ने इसे साहसिक सफलता कहा क्योंकि पायलट बच गया। ईरान ने इसे अमेरिका की पूरी नाकामी बताया क्योंकि उन्हें अपने विमान छोड़कर जाना पड़ा। दोनों अपनी अपनी कहानी में एक तरह से सही बोल रहे थे। और इस कहानी में
एक और खिलाड़ी भी था, इजराइल। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में इजरायली सेना ने भी मदद की थी। इसमें खुफिया जानकारी शेयर करने से लेकर रास्ता साफ करने के लिए हवाई ऑपरेशन तक शामिल था। एक इजरायली सोर्स ने तो ये भी दावा किया कि उनके शालदाग और मटकल जैसे एलीट कमांडो भी इस मिशन का हिस्सा थे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। आज के जमाने की लड़ाइयों में असली जंग का मैदान कौन सा है? क्या वो जमीन पर होने वाला सैन्य अभियान है, या फिर उस अभियान की कहानी को कंट्रोल करने वाला सूचना युद्ध? ये एक ऐसा सवाल है जो आज पहले से कहीं चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था मसालों की भूख से, पर उसने हमेशा के लिए दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है इतिहास की सबसे खौफनाक, सबसे रोमांचक समुद्री यात्राओं में से एक की, जिसने भारत के लिए एक समुद्री दरवाजा खोला। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस ऐतिहासिक यात्रा के पीछे की असली वजह थी क्या। ये सब कुछ शुरू हुआ भारतीय मसालों के लिए यूरोप के बेताबी से। जरा 15वीं शताब्दी के यूरोप की कल्पना कीजिए। खाने की मेज पर क्या होता था? बेस्वाद उबला हुआ या फिर बस नमक में लपेटा हुआ सूखा मांस। उन्हें अपने खाने में स्वाद लाने के लिए, उसे लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए एक जादू की जरूरत थी। और जानते हैं वो जादू क्या था? वो था भारत का मसाला, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इलायची। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। मसालों का जो रास्ता था ना, वो पूरी तरह से अरब के व्यापारियों के कब्जे में था। अब वो क्या करते थे? भारत से सस्ते में मसाले खरीदते और यूरोप के बाजारों में उसे सोने के भाव बेचते थे। जमीन के रास्ते से जाना तो नामुमकिन था, क्योंकि बीच में उस्मानिया साम्राज्य जैसी एक विशाल दीवार खड़ी थी। बस इसीलिए पुर्तगाल जैसे राज्यों ने समंदर की ओर देखना शुरू किया। अच्छा, तो उन्होंने समंदर का रास्ता तो चुन लिया, पर अब देखते हैं कि उनके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। क्योंकि देखिए, उस दौर में समंदर का मतलब था मिथक और खौफ। उस दौर का डर कुछ ऐसा था कि नाविकों में ये खौफ बैठा हुआ था कि अगर वो समंदर में बहुत दूर निकल गए तो बस दुनिया के किनारे से नीचे एक अनंत खाई में गिर जाएंगे, या फिर उन्हें कोई विशाल समुद्री राक्षस निगल लेगा। समंदर वाकई में एक अनजान और जानलेवा जगह मानी जाती थी। और ऐसा नहीं है कि ये डर यूं ही था, इसके पीछे वजह भी थी। वास्को डा गामा से ठीक 10 साल पहले बार्थोलोम्यू डियाज नाम के एक पुर्तगाली खोजकर्ता ने कोशिश की थी। वो अफ्रीका के सबसे दक्षिणी सिरे तक पहुंच भी गया, लेकिन वहां उसे इतने भयानक तूफानों का सामना करना पड़ा कि उसने उस जगह का नाम ही रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म्स, यानी तूफानों का अंतरीप। और वो डर कर वापस पुर्तगाल भाग गया। तो इसी डर और खौफ के माहौल में एक जिद्दी और, कहना पड़ेगा, बेरहम नाविक ने कदम रखा, वास्को डा गामा। और बस यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे भयानक समुद्री यात्राओं में से एक। इस सफर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बड़े खौफ थे। पहला, जानलेवा तूफान। सोचिए, लहरें 10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची उठकर लकड़ी के जहाजों से टकरा रही हैं। दूसरा, स्कर्वी, एक खामोश दुश्मन जो धीरे धीरे नाविकों के मसूड़ों से खून बहा रहा था, उनके दांत सड़ा रहा था। और तीसरा, बगावत, जब डरे हुए थक चुके नाविकों ने वापस लौटने के लिए विद्रोह कर दिया। लेकिन वास्को डा गामा की जिद के आगे सब बेबस थे। उसने अपने बगावत कर रहे नाविकों को इकट्ठा किया और कहा, सुन लो, हमारे पास अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत पहुंचेंगे, या फिर ये समंदर ही हमारी सामूहिक कब्र बनेगा। और अगर किसी ने भी वापस जाने की बात की तो उसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। और सिर्फ कहा ही नहीं, अपनी बात को साबित करने के लिए उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाकर समंदर में फेंक दिए। आखिरकार गामा की जिद जीत गई। जब उन्होंने उस तूफानों के अंतरीप को पार कर लिया तो उसी खौफनाक जगह का नाम बदल कर रख दिया गया केप ऑफ गुड होप, यानी आशा का अंतरीप। क्यों? क्योंकि अब वे पहली बार हिंद महासागर में दाखिल हो चुके थे। कई महीनों की भयानक मुश्किलों के बाद वो तारीख आई 20 मई 1498। जहाज पर मौजूद नाविकों को अचानक हवा में चंदन, इलायची और काली मिर्च की एक दिव्य सी खुशबू आई। और फिर उन्होंने आखिरकार उसे देखा, काली कट के तट को। वास्को डा गामा ने क्या सोचा था कि वो किसी पिछड़ी हुई अनजान सी जगह पर जा रहा है, लेकिन उसने जो देखा उससे सचमुच उसके होश उड़ गए। कालीकट एक शानदार जगमगाता हुआ ग्लोबल ट्रेडिंग हब था, एक स्वर्ण नगरी। बंदरगाह पर दर्जनों देशों के व्यापारी मौजूद थे। और मसाले तो ऐसे पड़े थे जैसे वो कोई कीमती चीज नहीं बल्कि मिट्टी हो।
और ये जो संस्कृतियों का टकराव था ना, ये तब और भी मजेदार हो गया जब तोहफे देने की बारी आई। एक तरफ थे कालीकट के राजा ज़ैमोरिन, सोने के सिंहासन पर बैठे हीरो जवाहरात से लदे हुए, और दूसरी तरफ वास्को डे गामा के तोहफे क्या थे? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद। कहते हैं कि ये देखकर ज़ैमोरिन के दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए, क्योंकि उनके नौकर भी इससे कहीं महंगा सामान पहनते थे। खैर, राजा ज़मोरिन ने तो अपनी उदारता दिखाई और गामा को व्यापार करने की इजाज़त दे दी। लेकिन गामा भारत की अपार दौलत देख चुका था और उसके लालची दिमाग में अब व्यापार नहीं बल्कि एक शैतानी योजना ने जन्म ले लिया था। और ये एक नंबर सब कुछ बयां कर देता है। 6000%। सारे खर्चे निकालने के बाद इस एक यात्रा से उसे 6000% का शुद्ध मुनाफा हुआ। मतलब जितना पैसा लगाया था उसका 64 गुना वापस मिला। अब सोचिए, जब यह खबर यूरोप पहुंची होगी तो क्या हुआ होगा। इस एक खबर ने पूरे यूरोप में आग लगा दी। तो गामा की इस यात्रा ने एक तरह से आफत का एक पिटारा खोल दिया था। भारत पहुंचने की एक होड़ सी लग गई। पहले पुर्तगाली अपनी तोपों के साथ लौटे, फिर मसालों के व्यापार पर कब्जा करने के लिए डच आ गए। उनके पीछे पीछे फ्रांसीसी अपनी नौसेना लेकर आ धमके, और फिर अंत में आया इतिहास का सबसे शातिर खिलाड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारत के वो शांत तट जो कभी रेशम और संस्कृति के लेन देन का एक बड़ा केंद्र हुआ करते थे, अब वो बारूद की गंध, तोपों की गूंज और गंदी राजनीति से दहलने लगे थे। तो ये सब हमें इस कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। आखिर इस इतनी प्रसिद्ध यात्रा की असली विरासत क्या थी? सवाल ये है कि क्या भारत, एक ऐसी सभ्यता जो उस वक्त पहले से ही विश्व व्यापार का सरताज थी, उसे सच में खोजा गया था? ये किसी नई जमीन की खोज नहीं थी। नहीं, ये तो सदियों तक चलने वाली उस लूट के लिए एक दरवाजा खोलना था जिसने दुनिया के सबसे अमीर देश की कमर तोड़कर रख दी। और अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि आप सोने की चिड़िया को कुछ वक्त के लिए पिंजरे में तो कैद कर सकते हैं, लेकिन उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता। पैसों की तंगी से जूझ रहा अर्जुन एक सुनसान हाईवे के गैस स्टेशन पर नौकरी ले लेता है। दोस्त ने उसे समझाया भी था कि वो सड़क बदनाम है, पर अर्जुन के पास कोई और चारा ही नहीं था। तभी बॉस का फोन आता है। वो उसे एक डायरी देखने को कहता है जिसमें रात काटने के कुछ अजीब नियम थे। ये नियम बहुत अजीब थे, बिना किसी वजह के, बस रात बिताने के लिए कुछ जानलेवा हिदायतें। अचानक स्टेशन की बत्तियां झिलमिलाती हैं और एक काली कार बिना हेडलाइट्स के आकर रुकती है। कार के अंदर से एक अजीब खोखली सी आवाज टैंक फुल करने को कहती है और एक पहेली छोड़ जाती है। जैसे ही खिड़की थोड़ी नीचे होती है, पैसों के लिए एक हाथ बाहर निकलता है। उसे देखते ही अर्जुन का खून जम जाता है। वो हाथ इंसानी नहीं बल्कि एक कंकाल का था। कांपते हुए अर्जुन वो बर्फीले नोट लेता है और उन्हें फौरन उस पुराने टिन के बक्से में डाल देता है। थोड़ा संभलने पर अर्जुन की नजर एक पुराने अखबार पर पड़ती है जो इस जगह के राज को और गहरा कर देता है। वो अखबार 1998 का था। उसमें लिखा था कि इसी सड़क पर ठीक 3 बजे एक भयानक बस हादसा हुआ था। और जैसे ही घड़ी में 3 बजते हैं, ऑफिस की लाइटें बुझ जाती हैं और चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। उसे बाहर गाड़ियों और लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं, पर वो जानता है कि वो बिल्कुल अकेला है। डर और उत्सुकता में अर्जुन एक नियम तोड़ देता है। वो पर्दे से बाहर झांक लेता है। बाहर इंसानी परछाइयों की भीड़ थी और उन परछाइयों की थी चमकती हुई हरी आंखें। तभी वही काली कार दोबारा दिखती है और उसका हॉर्न बजता है। 5वां नियम टूट चुका था। पल भर में सारी परछाइयां रुकती हैं, घूमती हैं और सीधे ऑफिस की तरफ बढ़ने लगती हैं। ऑफिस का दरवाजा जोर जोर से पीटा जाने लगता है। पूरी इमारत हिलने लगती है। तभी उसका फोन बजता है। दूसरी तरफ वही भयानक आवाज थी जो सिर्फ एक बात दोहरा रही थी। अगली सुबह अर्जुन की आंख एक बिखरे हुए ऑफिस में खुलती है। उसका बॉस नवीन आकर उसे बधाई देता है। बॉस बताता है कि ये गैस स्टेशन 2 दुनियाओं में है, हमारी और उस हादसे के शिकार लोगों की। ये नियम उन आत्माओं को उनकी मौत याद दिलाने से रोकते हैं। वे अपनी आखिरी रात में ही फंसे हुए हैं। अर्जुन अपने बॉस को एक चाबी दिखाता है। ये उसे वहीं मिली थी जहां वो काली कार खड़ी थी। बॉस मुस्कुराता है। वो बताता है कि एक आत्मा ने सच स्वीकार कर लिया है और शुक्रिया में चाबी छोड़ गई है। अर्जुन वापस काम पर आने का फैसला करता है,
वो समझ जाता है कि कुछ सफर कभी खत्म नहीं होता। कभी ऐसे किसी जुर्म के बारे में सोचा है जो इतना दुस्साहसिक हो कि सुनने में ही नामुमकिन सा लगे? आज हम भारत की सबसे हैरतअंगेज डकैतियों में से एक की कहानी में उतर रहे हैं और जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी के एक छोटे से ट्विस्ट ने एक ऐसे रहस्य को सुलझा दिया जिसे कोई सुलझा नहीं पा रहा था। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? किसी शोर शराबे या एक्शन से नहीं, बल्कि अगली सुबह की खामोशी में जो कुछ मिला वहां से। जरा सोचिए, चेन्नई में एक बिल्कुल आम सुबह है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी अपने एक रूटीन काम के लिए वहां पहुंचे हैं। कैश की एक बहुत बड़ी खेप को ट्रेन से उतारना है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही उस सीलबंद डिब्बे का ताला खोला गया, सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। कोच की छत में एक चौकोर छेद कटा हुआ था और लाखों रुपए के नोट जमीन पर ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे कोई रद्दी कागज हो। अब सवाल ये नहीं था कि क्या हुआ है, असली सवाल ये था कि एक चलती हुई पूरी तरह से सुरक्षित ट्रेन पर ऐसा कुछ हो कैसे गया। और जब चोरी हुई रकम की गिनती की गई तो आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला था। 5,78,00,000 रुपए। ये इतनी बड़ी रकम है जो किसी की भी जिंदगी बदल दे, और वो बस हवा में गायब हो चुकी थी। तो सवाल यह है कि चोरों ने इसे अंजाम कैसे दिया। असल में ये सब जुड़ा था उस ट्रेन में लदे एक बहुत ही खास किस्म के कार्गो से। देखिए, ये ट्रेन कोई नया नवेला कैश नहीं ले जा रही थी। इसमें थी सॉइल्ड करेंसी, यानी वो पुराने, फटे या गंदे नोट जिन्हें चलन से बाहर करके नष्ट किया जाना था। और चोरों के लिए ये एक परफेक्ट टारगेट था, क्योंकि ये नोट अनट्रेसेबल थे। इनका कोई हिसाब नहीं रखा जा सकता था। और उस एक डिब्बे के अंदर कुल कितनी रकम थी? एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा, 342 करोड़ रुपए। चोरों के लिए ये एक बहुत बड़ा खजाना था जो बस लुटने का इंतजार कर रहा था। लेकिन यहीं पर यह कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। चोरों ने सब कुछ नहीं लूटा, वो बहुत ही ज्यादा चतुर थे। उनकी इस हरकत में लालच नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। उनका तरीका किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म के सीन जैसा लगता है ना? चलती ट्रेन की छत पर चढ़ना, तेज रफ्तार में गैस कटर से धातु काटना और फिर अंधेरे में गायब हो जाना। ये एक अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसिक और सटीक ऑपरेशन था। अब इतने बड़े और इतने दुस्साहसिक अपराध के बाद हर किसी को यही लगा कि जांच एजेंसियां इसे जल्दी ही सुलझा लेंगी, लेकिन असलियत उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। देखिए, पुलिस के पास फिंगरप्रिंट्स थे, उनके पास डीएनए का सैंपल था, लेकिन हर सुराग एक बंद गली में जाके खत्म हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो चोर कोई भूत हो जिनका कोई वजूद ही ना हो। और यही बात इस जांच को इतना मुश्किल बना रही थी। ये अपराधी किसी भी सरकारी क्रिमिनल डेटाबेस में थे ही नहीं। वो पूरी तरह से सिस्टम की पकड़ से बाहर थे। और बस इसी तरह 2 लंबे, निराशा से भरे साल बीत गए। मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ऐसा लगने लगा था कि ये एक ऐसा जुर्म है जो शायद कभी हल ही नहीं होगा। लेकिन फिर जब सारी उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं, कहानी में एक नया मोड़ आया। क्राइम ब्रांच सीआईडी ने एक बिल्कुल नया तरीका आजमाने का फैसला किया। एक ऐसा तरीका जो इंसानों पर नहीं बल्कि डेटा पर निर्भर था। तो अब जांचकर्ताओं ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। अब वो इंसानों को नहीं ढूंढ रहे थे, अब वो डेटा का शिकार कर रहे थे। सोचिए, डकैती वाली रात ट्रेन के पूरे रूट पर लाखों मोबाइल फोन एक्टिव थे। उनका काम था इन लाखों सिग्नल्स के बीच उस एक पैटर्न को खोजना, बिल्कुल वैसा ही जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, बस ये ढेर डिजिटल था। और यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। ये मामला अब उंगलियों के निशान और डीएनए का नहीं रहा, ये एल्गोरिदम और डेटा एनालिसिस का बन चुका था। जांच का तरीका सीधे 21वीं सदी में पहुंच चुका था। और फिर उन्हें वो मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। लगभग 50 से 60 मोबाइल नंबरों का एक ग्रुप जो ट्रेन के साथ बिल्कुल तालमेल बिठाकर चल रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था, ये एक पैटर्न था, एक डिजिटल परछाई। बस यही वो सुराग था जिसका वे 2 साल से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नंबरों को क्रिमिनल डेटाबेस से मिलाना शुरू किया और अचानक उन डिजिटल सिग्नल्स के पीछे छिपे नाम और चेहरे सामने आने लगे। और वो मिल गए, एक कुख्यात इंटरस्टेट गैंग के सदस्य जो सैकड़ों मील दूर एक छोटे से इलाके में छिपे हुए थे। जो भूत 2 साल से अदृश्य थे, अब
वे असली बन चुके थे। 2 साल की खामोशी और निराशा के बाद पूरा का पूरा मामला कुछ ही हफ्तों में सुलझ गया। ये टेक्नोलॉजी की ताकत और पुलिस की जिद का एक बेहतरीन उदाहरण था। और जब उन्होंने जुर्म कबूल किया तो ये साफ हो गया कि ये कोई आम डकैती नहीं थी। ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था, जिसमें हर एक कदम पहले से तय था। ये मामला सिर्फ एक डकैती से कहीं ज्यादा था। ये रेलवे और आरबीआई दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी, एक वेकअप कॉल, जिसने भारत में सुरक्षा के बारे में सोचने का तरीका ही बदल दिया। इस एक डकैती का सीधा नतीजा ये हुआ कि भारत में कीमती सामानों के ट्रांसपोर्ट का तरीका पूरी तरह से बदल दिया गया, जिससे ये पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। तो कहानी का अंत भी उतना ही दिलचस्प है। गिरोह तो पकड़ा गया, लेकिन ज्यादातर पैसा वो आज तक वापस नहीं मिला। तो ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, एक परफेक्ट क्राइम आखिर होता क्या है? वो जिसमें अपराधी कभी पकड़ा न जाए, या फिर वो जिसमें पैसा कभी न मिले? क्या हम कभी सोचते हैं कि महज 4 साल के अंदर दुनिया के 4 सबसे ताकतवर साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गए? देखिए, पहला विश्व युद्ध सिर्फ बंदूकों और ट्रेंचों की लड़ाई नहीं थी। नहीं, ये उस भूचाल की कहानी है जिसने दुनिया का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए एक काम करते हैं, समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1914 में। उस वक्त की दुनिया आज से बहुत अलग थी। एक ऐसी दुनिया जिस पर विशाल सदियों पुराने साम्राज्यों का राज था, जिनकी ताकत की कोई सीमा ही नहीं थी। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इन साम्राज्यों का आकार। ये सिर्फ देश नहीं थे, ये तो महाद्वीपों तक फैली हुई सल्तनतें थी। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी को ही ले लीजिए। आज के जो देश है ना, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, बोस्निया, ऐसे दर्जनों देश उसी एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। सोचिए, जहां जर्मन, हंगेरियन, स्लाव सब एक ही झंडे के नीचे रहते थे। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि कुछ ही सालों में ये ताकतवर साम्राज्य सिर्फ इतिहास की किताबों में सिमट कर रह गए? चलिए इसका पता लगाते हैं। इस पूरे महाविनाश की शुरुआत सिर्फ एक गोली से हुई। बाल्कन के एक छोटे से शहर सारायेवो में हुई एक अकेली घटना ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जिसने पूरी दुनिया को अपनी आग की चपेट में ले लिया। देखिए, घटनाएं कितनी तेजी से घटी। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हुई। इसके बाद उन्होंने सर्बिया को एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम यानी एक आखिरी चेतावनी, जिसमें ऐसी मांगें थीं जिन्हें मानना किसी भी आजाद देश के लिए नामुमकिन था। जैसे कि ऑस्ट्रिया की पुलिस को सर्बिया में आकर जांच करने की इजाजत देना। जब सर्बिया ने इसे पूरी तरह मानने से इनकार कर दिया तो बस युद्ध का ऐलान हो गया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रहनी थी। उस वक्त का यूरोप संधियों के एक ऐसे जाल में फंसा था जो एक ट्रिप फायर की तरह काम करता था। मतलब एक पर हमला तो उसके सारे दोस्त देश भी युद्ध में खींचे चले आएंगे। एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी वाले सेंट्रल पावर्स थे, तो दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और रूस वाले एलाइड पावर्स। और ये देखिए कि वो ट्रिप वायर कैसे काम किया। सर्बिया की मदद के लिए उसका दोस्त रूस आगे आया। रूस के खिलाफ जर्मनी खड़ा हो गया। फिर जर्मनी ने फ्रांस पर हमला करने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना, और बेल्जियम की रक्षा की संधि के कारण ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़ा। बस एक के बाद एक डोमिनो गिरते गए और देखते ही देखते पूरा महाद्वीप आग की लपटों में घिर गया। अब देखते हैं कि कैसे 4 साल के इस टोटल वॉर ने इन महान साम्राज्यों की नींव हिला दी। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये सिर्फ बाहरी दुश्मनों से नहीं हारे, ये तो अंदर से ही टूटकर बिखर गए। सबसे पहले बारी आई रूस की। युद्ध की तबाही और भुखमरी से लोग इतने तंग आ गए कि उन्होंने जार के खिलाफ ही क्रांति कर दी। लेनिन और बोल्शेविकों ने सत्ता संभाली और 1917 में जर्मनी से एक शांति समझौता करके रूस को युद्ध से बाहर निकाल लिया। और इसी के साथ 300 साल पुराना रोमानोव साम्राज्य खत्म हो गया। जर्मनी में भी हालात कुछ ऐसे ही थे। युद्ध के आखिर तक आते आते वहां के नौसैनिकों ने बगावत कर दी और विद्रोह पूरे देश में फैल गया। जनता और सेना दोनों का मनोबल पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार जर्मन सम्राट कैसर विल्हेम द्वितीय को देश छोड़कर भागना पड़ा और नई सरकार ने 11 नवंबर 1918 को सरेंडर कर दिया। और याद है वो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य जिसमें दर्जनों अलग अलग एथनिसिटी के लोग एक साथ रहते थे? युद्ध ने उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं को और भड़का दिया। पोल, चेक, स्लोवाक सबने अपनी अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। युद्ध खत्म होते होते ये विशाल साम्राज्य पूरी तरह से बिखर चुका था। और आखिर में 600 साल से भी ज्यादा पुराना ऑटोमन साम्राज्य,
मध्य पूर्व में मित्र देशों की सेनाओं से हारने के बाद इस यूरोप के बीमार आदमी ने भी दम तोड़ दिया। इसके बड़े बड़े इलाकों को जीतने वाले देशों ने आपस में बांट लिया और इस तरह एक और महान साम्राज्य सिर्फ इतिहास बनकर रह गया। तो 4 साम्राज्यों के मलबे पर एक नई दुनिया का जन्म हुआ। नक्शा इतना बदल चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। आइए देखते हैं कि युद्ध के बाद की दुनिया आखिर दिख कैसी रही थी। ये टेबल साफ साफ दिखाती है कि बदलाव कितना बड़ा था। ऑस्ट्रिया हंगरी से कई नए देश बन गए। ऑटोमन साम्राज्य की जगह तुर्की ने ले ली और उसके अरब इलाकों को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच मैंडेट के तौर पर बांट दिया गया। ये एक तरह से नए नाम वाली कॉलोनियां ही थीं। जर्मनी एक रिपब्लिक बन गया और उसने अपनी सारी कॉलोनियां खो दी और रूसी साम्राज्य की जगह ले ली सोवियत संघ ने। और इसी उथल पुथल के बीच एक नई विश्व शक्ति का उदय हो रहा था, अमेरिका। युद्ध के आखिरी दौर में शामिल होकर अमेरिका ने न सिर्फ युद्ध का पासा पलटा, बल्कि जब यूरोप के पुराने साम्राज्य कमजोर और कर्ज में डूबे हुए थे, तब वो एक आर्थिक और राजनीतिक महाशक्ति बनकर उभरा। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि नक्शे पर खींची गई हर नई लकीर की कीमत इंसानी जानों से चुकाई गई थी। करीब 2 करोड़ सैनिक और आम नागरिक मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा घायल हुए। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने यूरोप की पूरी एक पीढ़ी को तबाह कर दिया, जिसे अक्सर लॉस्ट जनरेशन कहा जाता है। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। चलिए इस ग्रेट वॉर के कुछ ऐसे स्थायी परिणामों पर नजर डालते हैं जिन्होंने हमारी आज की दुनिया को भी शक्ल दी है। सामाजिक तौर पर दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कई देश आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए। जब पुरुष मोर्चे पर लड़ रहे थे तो महिलाओं ने फैक्ट्रियों और खेतों में उनकी जगह ली, जिससे उनकी सामाजिक भूमिका हमेशा के लिए बदल गई और कई देशों में उन्हें वोट का अधिकार भी मिला। वहीं ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने वाले 15 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों की बहादुरी के बावजूद भारत की आजादी का सपना अधूरा ही रहा, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज कर दिया। उस समय लोगों को लगा था कि ये तबाही इतनी भयानक है कि इंसान फिर कभी ऐसा युद्ध नहीं करेगा। इसे बड़ी उम्मीद से द वॉर टू एंड ऑल वॉर्स कहा गया, यानी वो युद्ध जो सभी युद्धों को खत्म कर देगा। लेकिन इतिहास ने साबित किया कि ये उम्मीद कितनी खोखली थी। और इसकी वजह थी शांति समझौते, खास तौर पर जर्मनी पर थोपी गई वर्साई की संधि। इसमें जर्मनी को अकेले ही युद्ध का दोषी ठहराया गया, उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाया गया और उसकी सेना को बिल्कुल सीमित कर दिया गया। इस अपमान ने जर्मनी में बदले की भावना को जन्म दिया और सिर्फ 20 साल बाद एक और उससे भी भयानक विश्व युद्ध का मंच तैयार कर दिया। और ये हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन क्या आज मध्य पूर्व के संघर्ष, बाल्कन का तनाव या दुनिया के कई राजनीतिक गठबंधन कहीं न कहीं उसी एक महायुद्ध की देन नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोंकण, ये नाम सुनते ही जहन में खूबसूरत नज़ारे आते हैं ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसकी हरी भरी वादियों में कुछ गहरे खौफनाक राज भी दफन है? तो चलिए आज कोंकण की एक ऐसी ही कहानी की तह तक चलते हैं। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं वो इस खूबसूरत तटीय इलाके की एक बिल्कुल अलग, एक परेशान कर देने वाली तस्वीर सामने रखती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है कोंकण के उन्हीं मनमोहक नज़ारों से, जहां दिन में तो सब कुछ ठीक लगता है, पर जैसे जैसे रात गहराती है हवा में एक अजीब सा डर घुलने लगता है। सोचकर देखिए, एक तरफ सह्याद्री के विशाल पहाड़ और दूसरी तरफ इतने घने जंगल कि दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक आने से कतराती है। सच कहूं तो कोंकण की खूबसूरती ही ऐसी है कि कोई भी उसमें खो जाए। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे एक अंधेरा भी है। कहते हैं कि यहां लगभग हर खानदान के पास अपनी एक खौफनाक कहानी है सुनाने के लिए। पर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों है? अब कहानी में एंट्री होती है अनिकेत की। अनिकेत आज के जमाने का नौजवान है। इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता। वो बस अपने माता पिता के साथ होली मनाने अपने पुश्तैनी गांव जा रहा है। तो चलिए इस परिवार के साथ इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक मामूली सी रोड ट्रिप एक भयानक रात में तब्दील हो जाती है। सफर की शुरुआत तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन अचानक उन्हें पता चलता है कि मेन हाईवे पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम लगा है। तो गूगल मैप्स उन्हें एक शॉर्टकट दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जो घने जंगल के बीच से गुजरता था, एक अकेला सुनसान रास्ता। और यहीं से चीजें बदलना शुरू होती हैं। जैसे ही अनिकेत उस रास्ते की तरफ गाड़ी मोड़ने लगता है, उसकी मां घबराकर उसे रोक देती है।
उनकी आवाज में एक अजीब सा डर था, एक चेतावनी थी। वो उसे एक पुराने श्रापित पेड़ की कहानी बताती हैं कि कैसे सालों पहले एक बहुत बड़े तांत्रिक ने एक खतरनाक चुड़ैल मतलब एक बुरी आत्मा को उसी रास्ते पर एक पेड़ से बांध दिया था। और कहते हैं कि रात में जो भी उस पेड़ के पास से गुजरता है वो आत्मा उसे नहीं छोड़ती। पर अनिकेत को ये सब बातें महज अंधविश्वास लगती हैं। वो अपनी मां की बातों पर हंस देता है और उस अंधेरी सड़क पर गाड़ी आगे बढ़ा देता है। उसे क्या पता था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही दूर जाने पर उनकी कार अचानक एक गड्ढे में जाकर बंद पड़ जाती है। अब सोचिए, चारों तरफ घना जंगल, अंधेरी रात और बीच में फंसा हुआ एक परिवार। खैर, उन्हें पास के एक घर में रात गुजारने के लिए पनाह मिल जाती है। लेकिन रात के सन्नाटे में अनिकेत जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। उसकी मां नींद में उस शापित पेड़ से बातें कर रही थी। अगली सुबह सूरज तो निकल आता है, लेकिन रात का खौफ अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब तो बस शुरुआत हुई थी। और फिर वो राज सामने आता है जो अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसका देता है। गांव पहुंचने पर उसका चचेरा भाई उसे बताता है कि जिस तांत्रिक ने उस आत्मा को पेड़ से बांधा था वो कोई और नहीं बल्कि उसकी मां के परनाना थे। उसका भाई बताता है कि परनाना की मौत के बाद से ही वो आत्मा आजाद हो गई है और अब वो बदला लेना चाहती है, और उसका पहला निशाना उनका ही परिवार है। ये सब जानने के बावजूद अनिकेत के पास कोई चारा नहीं था। शाम ढल रही थी और उसे अपनी खराब गाड़ी लेने के लिए उसी खौफनाक सड़क पर वापस जाना ही था। और अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचती है। अब अनिकेत का सामना उस सच्चाई से होने वाला था जिसे वो कल तक हंसी में उड़ा रहा था। उस शरापित पेड़ के पास खड़े होकर जैसे ही वो ऊपर देखता है उसकी सांसें अटक जाती हैं। पेड़ की डाल पर एक औरत बैठी थी, खुले बाल, माथे पर सिंदूर और आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत। अनिकेत अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ता है जंगल के अंधेरे में, और उसके पीछे पीछे डालियों पर कूदती हुई उस औरत की खौफनाक हंसी गूंज रही थी। ठीक उसी पल जब वो आत्मा उसे पकड़ने ही वाली थी, कहीं से एक तेज कार का हॉर्न बजता है। बस एक पल के लिए उस आत्मा का ध्यान भटकता है, और यही वो पल था जिसने अनिकेत को जिंदगी और मौत के बीच से खींच लिया। किसी तरह बचकर जब वो लोग वापस मेन हाईवे पर पहुंचते हैं तो उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। हाईवे बिल्कुल खाली था, वहां कभी कोई ट्रैफिक जैम था ही नहीं। वो सब एक जाल था, उन्हें उस सड़क पर खींचने के लिए रचा गया एक माया जाल। ये कहानी कोंकण की एक अलग ही सच्चाई दिखाती है। एक ऐसी जगह जहां खूबसूरती जितनी गहरी है, वहां की कहानियां उतनी ही ज्यादा अंधेरी और उलझी हुई हैं। ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि शायद कुछ राज राज ही रहें तो बेहतर है, और कुछ कहानियों को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। क्या कहते हैं? चलिए आज एक ऐसे कमाल के लेकिन बड़े ही मुश्किल सर्वाइवल चैलेंज की कहानी में उतरते हैं। देखेंगे कि कैसे एक बड़ा सपना शुरू होता है और कैसे उसका अंत होता है, वो भी बिल्कुल दिल दहला देने वाला। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसी बात से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। टीम के ही एक सदस्य ने कहा, मुझे लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। बस इसी एक लाइन से अंदाजा लग जाता है कि यह काम कितना नामुमकिन लगने वाला था। तो जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था, क्या कुछ यूट्यूबर्स जिन्हें नाव चलाने का जरा भी तजुर्बा नहीं है, वो वाकई कबाड़ से एक नाव बनाकर एक वीरान द्वीप से बच निकलने का दम रखते हैं? तो इस चैलेंज का जो आइडिया था वो सुनने में ही नामुमकिन लगता था। लक्ष्य एकदम साफ था, एक सेलबोट बनानी है और फिर उस पर बैठकर मीलों का खुला समंदर पार करके दूसरे द्वीप तक पहुंचना है। अब जरा इस फर्क को समझिए, यही तो इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ तो थे कुछ यूट्यूबर्स जिन्हें ना तो सेलिंग आती थी, ना ही मुश्किल हालात में जीने का कोई खास अनुभव था, और दूसरी तरफ इस चैलेंज को पूरा करने के लिए चाहिए था नाव बनाने का एक्सपर्ट वाला हुनर, समंदर की लहरों और हवाओं की गहरी समझ और कई घंटों तक बिना रुके मेहनत करने का स्टैमिना। मतलब जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन नाव बनाना तो बात की बात थी, उससे भी पहले एक और बड़ी मुसीबत उनके सामने खड़ी थी। उस द्वीप पर जिंदा रहना। भागने का सोचने से पहले उन्हें उस जानलेवा माहौल से खुद को बचाना था। और ये द्वीप कोई जन्नत नहीं था, बल्कि एक जीता जागता खतरा था। हर तरफ जहरीले सांप घूम रहे थे, जैसे कि फेयर डे लांस और येलो आईलैश वाइपर। खतरनाक मकड़ियां थीं,
ऊपर से जानलेवा गर्मी, शरीर में पानी की कमी और पीने का साफ पानी वो भी बहुत कम था। वो द्वीप खुद एक बहुत बड़ा दुश्मन था। उनकी हालत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं जब एक ने कहा, हमसे तो एक ढंग का कैंप तक नहीं बन पा रहा। सोचो जरा, सेल बोट बनाने में क्या हाल होगा। मतलब अगर छोटे मोटे काम ही इतने मुश्किल थे तो नाव बनाना तो पहाड़ जैसा लगने ही वाला था। जब द्वीप पर जैसे तैसे गुजारा होने लगा, तब शुरू हुई असली परीक्षा, कबाड़ को एक सेलबोट में बदलना। ये उनकी हिम्मत और जुगाड़ की असली आजमाइश थी। वो कचरे से अपनी आजादी का रास्ता गढ़ रहे थे। तो उनका प्लान क्या था? उन्होंने इस बड़े काम को 4 छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। सबसे पहले एक छोटा सा मॉडल बनाया, फिर पूरे द्वीप पर घूमकर बांस और समंदर से बहकर आया कबाड़ इकट्ठा किया। उसके बाद नाव का ढांचा तैयार किया और उस पर तैरने वाले बैरल लगा दिए और आखिर में पाल और चप्पू बनाकर उसे नाव पर फिट किया। और यहीं पर उनकी जुगाड़ वाली सोच काम आई। जैसा कि एक ने कहा, कोई भी डिब्बा अगर वो बंद है तो इस वक्त हमारे लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है। उन्होंने समंदर में फेंके गए कचरे को अपनी नाव का सबसे जरूरी हिस्सा बना लिया। कमाल की बात है। और फिर आया वो पल, वो एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया। नाव का फ्लोट टेस्ट कामयाब रहा। ये पहली बार था जब टीम को लगा कि हां, शायद हम यहां से निकल सकते हैं। इस एक कामयाबी ने उनमें उम्मीद की एक नई जान फूंक दी। तो नाव तो तैयार थी। अब बारी थी कहानी के सबसे मुश्किल और रोमांचक हिस्से की, वो खतरनाक समुद्री सफर। ये उनके जिस्म और हिम्मत का एक लंबा इम्तिहान होने वाला था। ये सफर कितना लंबा था? पूरे 12 घंटे। जी हां, लगातार 12 घंटों तक खुले समंदर में चप्पू चलाते रहना था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि उनकी सहन शक्ति की हद पार कर देने वाली परीक्षा थी। और आप सोचिए, थकान कितनी जल्दी हावी हो गई होगी। सफर शुरू हुए कुछ मिनट ही हुए थे कि एक सदस्य ने कहा, यार मेरे हाथ तो अभी से थक गए। इससे पता चलता है कि आगे की राह कितनी मुश्किल होने वाली थी। और फिर जैसे किस्मत ही खराब हो, एक के बाद एक मुश्किलें आने लगी। एक चप्पू टूट गया, फिर टीम का एक साथी नाव से पानी में गिर गया, और सही रास्ते पे बने रहने के लिए तो लगातार जंग चली रही थी। इन सब ने मिलकर टीम का हौसला और ताकत दोनों को तोड़ना शुरू कर दिया। उनकी शारीरिक पीड़ा का एक और अंदाजा आपको इस बात से लगेगा, सफर शुरू होने से पहले ही टीम के एक सदस्य को 60 से ज्यादा कीड़े काट चुके थे। मतलब वो पहले से डर में थे और असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। घंटे बीतते जा रहे थे और अब शरीर और दिमाग दोनों जवाब दे रहे थे। एक ने कहा, मुझे लग रहा है कि मुझे उल्टी हो जाएगी। यह दिखाता है कि टीम किस बुरी तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पर टूट रही थी। अब हम बात करते हैं उस आखिरी हिस्से की, जहां मंजिल सामने थी पर फिर भी बहुत दूर। वो आखिरी दुखद पल जब जीप हाथ में आके फिसल गई। सब कुछ बिगड़ना शुरू हुआ आखिरी के 20 मिनटों में। सोचिए, मंजिल 1 मील से भी कम दूर थी, लेकिन समंदर का ज्वार बदलने वाला था। फिर 15 मिनट पहले हवा का रुख पलट गया और सीधा उनके खिलाफ चलने लगा। 10 मिनट पहले टीम को हवा और लहरों के खिलाफ अपनी पूरी जान लगाकर चप्पू चलाना पड़ रहा था, और फिर वक्त खत्म हो गया। ज्वार बदला और उनकी नाव आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगी, द्वीप से दूर। बस आधा मील। 12 घंटों की जी तोड़ मेहनत के बाद कामयाबी और नाकामी के बीच बस इतना सा फासला रह गया था। यह सोचना भी दिल तोड़ने वाला है कि वो मंजिल के इतने करीब थे। उस वक्त टीम की जो हालत थी, जो टूटन थी, वो इस एक लाइन में साफ झलकती है, भाई मैं सच में रो दूंगा। यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतनी मेहनत की और फिर भी नहीं पहुंच पाए। ये उस पल की पूरी हताशा को बयां करता है। तो आखिर में यह सवाल उठता है, 12 घंटे की मेहनत और नतीजा तय हुआ आखिरी 20 मिनट में। यह हमें क्या बताता है उस पतली सी लकीर के बारे में जो जबरदस्त कामयाबी और दिल तोड़ने वाली हार के बीच होती है? शायद यह हमें महत्वाकांक्षा, नाकामी और उन ताकतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जिन पर हमारा कोई काबू नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई धीमी सी अजीब सी गूंज सुनाई दे रही हो और आपके अलावा उसे कोई और सुन ही ना पा रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर दुनिया भर में लाखों लोग हैं जो ठीक इसी तरह की एक घटना रिपोर्ट करते हैं। इसे द हम के नाम से जाना जाता है और ये एक ऐसी पहेली है जिसने दशकों से, मतलब वैज्ञानिकों से लेकर इसे सुनने वालों तक सबको परेशान कर रखा है। तो चलिए आज इसी अजीबोगरीब घटना के पीछे का सच जानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, 18 दिसंबर 2012, भारत का जोधपुर शहर।
अचानक एक जोरदार भयानक सोनिक बूम से पूरा शहर दहल जाता है। लोग डर के मारे अपने अपने घरों से बाहर भागते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है। आवाज इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे शहर भर की खिड़कियों के शीशे टूट जाएंगे। और सबसे हैरान करने वाली बात, इंडियन एयरफोर्स ने साफ साफ कह दिया कि उनका कोई भी विमान उस वक्त वहां नहीं था। इससे ये रहस्य और भी गहरा हो गया। तो वो आवाज आई कहां से थी? ये सवाल आज भी एक अनसुलझी पहेली है। और देखिए, जोधपुर की ये घटना कोई इकलौती घटना नहीं थी। जैसा कि ये टाइमलाइन हमें दिखा रही है, ये रहस्य दशकों से मतलब पूरी दुनिया में बार बार सामने आता रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1970s के दशक में इंग्लैंड के ब्रिस्टल से। फिर 1991 में यही आवाज न्यू मैक्सिको के ताउस में सुनाई दी। और तो और 2015 में ये वापस ब्रिस्टल में लौट आई। ये एक ऐसी रहस्यमयी गूंज है जो लगता है लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो ये तो हो गई बड़े लेवल की घटनाएं, पर चलिए अब थोड़ा पर्सनल लेवल पर आते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग इसे सुनते हैं उनके लिए ये अनुभव कितना परेशान करने वाला हो सकता है। इसके लिए 2015 में चलते हैं ब्रिस्टल, यूके। यहाँ रहती थी लिंडा गेट्स। एक दिन अचानक उन्हें एक अजीब सी धड़कन जैसी भनभनाहट सुनाई देने लगी। और ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, लिंडा को सच में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके कान के अंदर कुछ कांप रहा हो। ये था उनका द हम के साथ पहला सामना। लिंडा बेचारी परेशान हो गई। उन्होंने आवाज का सोर्स ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं किया। वाईफाई बंद कर दिया, फ्रिज का प्लग तक निकाल दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने घर की मेन पावर सप्लाई ही काट दी। लेकिन आवाज फिर भी आती रही। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उनके पति को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लिंडा को तो लगने लगा था कि शायद उनका दिमागी संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन फिर लिंडा ने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की और तब उन्हें पता चला कि वो अकेली नहीं है। उनकी ये जो पर्सनल प्रॉब्लम थी वो असल में एक ग्लोबल फेनोमेनन, एक वैश्विक घटना थी। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की लगभग 4% आबादी इस रहस्यमयी आवाज को सुन सकती है। अब देखिए, 4% सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका सीधा मतलब है कि लाखों लोग इस अजीब और बेहद अकेलेपन वाले अनुभव से गुजर रहे हैं। और हाँ, ये घटना किसी एक देश या इलाके तक ही सीमित नहीं है। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, रूस, मतलब दुनिया के हर कोने से इस अजीब हमिंग साउंड की रिपोर्टें आती हैं। ये वाकई में एक ग्लोबल पहेली है। और ये सिर्फ एक परेशान करने वाली आवाज नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। जैसे न्यू मैक्सिको के ताउस में जिन लोगों ने इसे सुना, उन्होंने बहुत गंभीर शारीरिक और मानसिक लक्षणों के बारे में बताया। नींद न आना, जी मिचलाना। इसके अलावा कई लोगों को भयंकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ा। मतलब ये आवाज लोगों की जिंदगी पर एक असली और नुकसानदेह असर डाल रही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? चलिए पहले उन थ्योरीज की पड़ताल करते हैं जो कहती हैं कि इसका सोर्स हमारे शरीर के बाहर, मतलब आसपास की दुनिया में है। अच्छा, एक आम ख्याल ये आता है कि कहीं ये टिनिटस तो नहीं, मतलब जिसे कान बजना भी कहते हैं, पर नहीं, दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। दहम जो है वो एक गहरी, कम फ्रीक्वेंसी वाली गड़गड़ाहट जैसी आवाज है, जबकि टिनिटस आमतौर पर एक तेज, तीखी आवाज होती है जो कान के अंदर से आती है। इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टिनिटस तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर बाहरी कारण क्या हो सकते हैं? वेल, एक बड़ी थ्योरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की तरफ इशारा करती है। जैसे अमेरिका में जूग आइलैंड पर जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं। एक और संभावना ये है कि जमीन के नीचे जो तेल और गैस की पाइपलाइनें हैं, उनमें प्रेशर बदलने से वाइब्रेशन पैदा होता हो। और फिर एक थोड़ी कंट्रोवर्शियल थ्योरी भी है जो अलास्का की हार्प फैसिलिटी की ओर इशारा करती है। ये एक रिसर्च प्रोग्राम है जो आयोनोस्फेयर को स्टडी करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करता है। कुछ जवाब तो हमें कुदरत में ही मिल सकते हैं। जैसे सियाटल के साइंटिस्ट्स ने पाया कि मिडशिपमैन नाम की एक मछली है जिसकी मीटिंग कॉल से भी ऐसी ही कम फ्रीक्वेंसी वाली गूंज पैदा होती है जो पानी के जरिए बहुत दूर तक जा सकती है। एक और दिलचस्प थ्योरी है माइक्रो अर्थक्वेक्स की। मतलब समुद्र की लहरें जब लगातार जमीन से टकराती हैं तो एक पूरे प्लैनेट पर एक हम जैसी आवाज पैदा होती है, मानो जैसे धरती सांस ले रही हो। हालांकि ये आवाज इतनी धीमी होती है कि इंसान इसे सुन नहीं सकते। तो ये एक पहेली ही है कि फिर कुछ लोग इसे कैसे सुन लेते हैं। लेकिन क्या हो अगर इसका सोर्स बाहर की दुनिया में हो ही ना? क्या हो अगर वो आवाज सुनने वाले के अंदर से ही आ रही हो?
चलिए अब इस पॉसिबिलिटी पर भी नजर डालते हैं। अगर हम अंदरूनी कारणों की बात करें तो कई संभावनाएं हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कान के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या हो सकता है ये टिनिटस का ही एक नया कम फ्रीक्वेंसी वाला रूप हो जिसे हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं। बहुत रेयर मामलों में ब्रेन ट्यूमर भी एक वजह हो सकता है। और फिर एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, मास हिस्टीरिया। मतलब जब एक ग्रुप में एक ही बात फैल जाती है और लोग उसे सच मानकर वैसा ही महसूस करने लगते हैं। पर यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जब द हम सुनने वालों ने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगाए तो जानते हैं क्या हुआ? आवाज गायब हो गई। ये एक बहुत बहुत बड़ा सुराग है। ये बताता है कि आवाज बाहर की दुनिया से आ रही है, शरीर के अंदर से नहीं, क्योंकि हेडफोन्स तो सिर्फ बाहरी शोर को ही रोकते हैं, है ना? इस एक टेस्ट ने अंदरूनी कारणों वाली थ्योरी को काफी कमजोर कर दिया। तो अब सवाल ये है कि जब इतनी सारी थ्योरीज हैं और एक इतना बड़ा सुराग भी हाथ लग गया है, तो फिर ये घटना आज भी एक अनसुलझी पहेली क्यों बनी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती और फ्रस्ट्रेशन की बात यह है कि इस आवाज को रिकॉर्ड करना लगभग नामुमकिन है। ये बड़े से बड़े सेंसिटिव माइक्रोफोन और साइंटिफिक इक्विपमेंट की पकड़ में ही नहीं आती। हमारे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ उन लोगों की परेशान कर देने वाली कहानियां हैं जो इसे सुन सकते हैं, लेकिन कोई ठोस फिजिकल सबूत नहीं है। और बिना सबूत के साइंस आगे कैसे बढ़ेगा? तो घूम फिरकर हम वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं। क्या द हम कोई बाहरी ताकत है जिसे सिर्फ कुछ बेहद सेंसिटिव लोग ही महसूस कर सकते हैं, या ये हमारे शरीर के अंदर की ही कोई ऐसी गड़बड़ी है जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं पाया है? आखिर में द हम एक रहस्य ही बना हुआ है। कुछ लोग इसे बड़े रोमांटिक अंदाज में धरती की सांसें कहते हैं। वहीं कुछ का मानना है कि अगर कोई इसे सच में सुन सकता है तो ये आवाज़ उसे किसी अनजान मकसद से बुला रही है। ये एक ऐसा ख्याल है जो इस पहले से ही उलझी हुई पहेली पर रहस्य की एक और परत चढ़ा। तो चलिए आज इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट्र अमेरिका आखिर कैसे पूरी दुनिया पर हावी हो गया। ये खास नजरिया है कि वो दुनिया की महाशक्ति कैसे बना। अब ये सवाल वाकई में सोचने वाला है। जमीन के हिसाब से देखें तो ये सबसे बड़ा देश नहीं है, आबादी देखें तो भी इसमें सबसे ज्यादा लोग नहीं रहते। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका दुनिया का बॉस बना तो बना कैसे? और जब हम इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो ये सवाल और भी बड़ा हो जाता है। देखिए, अमेरिका की आबादी अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स चीन और भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा हिस्सा है बस। तो फिर इतनी ताकत आती कहां से है? इस विश्लेषण के मुताबिक अमेरिका की ताकत का जो पिरामिड है ना, उसका बेस, उसकी नींव कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये बस दो सीधी साधी लेकिन बहुत मजबूत चीजों पर टिकी है, वहां की जमीन और वहां के लोग। देखिए, इस थ्योरी के हिसाब से अमेरिका की जो जियोग्राफी है वो उसे एक कुदरती किला बना देती है जहां दुश्मन आसानी से पहुंच नहीं सकता। और दूसरी तरफ इसकी जो अप्रवासियों को बुलाने की पॉलिसी रही है, उसने हमेशा दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट को अपनी ओर खींचा है, जैसे कोई चुंबक हो। चलिए अब पिरामिड के पहले मजबूत पिलर की बात करते हैं। ये है डॉलर, हथियार और इन दोनों से पैदा होने वाला कंट्रोल का एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत जरूरी है। दुनिया का 80% से भी ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड अमेरिकी डॉलर में होता है। जरा सोचिए कि ये कितनी बड़ी पावर है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इस विश्लेषण में इसे डॉलर डिप्लोमेसी का नाम दिया गया है। तो ये एक ऐसा साइकिल है जो अपने आप चलता रहता है। सबसे पहले अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बेचने वाला देश है, फिर उन हथियारों की डिमांड बनी रहे इसके लिए दुनिया में कहीं ना कहीं संघर्ष चलते रहते हैं, और जब देश बर्बाद हो जाते हैं तो उन्हें फिर से खड़ा करने के लिए वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिस पर अमेरिका का दबदबा है। और ये सारा लेन देन होता है डॉलर में, जिससे डॉलर की पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं अमेरिकी ताकत के उस पहलू की जो ज्यादातर दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य हाथ जो पर्दे के पीछे से काम करता है। इस विश्लेषण में CIA की एक कथित प्लेबुक का जिक्र है। इसमें 5 स्टेप्स बताए गए हैं कि कैसे उन सरकारों को हटाया जाता है जो अमेरिकी हितों के खिलाफ जाती हैं। पहले उनकी इकोनॉमी को बर्बाद करो, फिर मीडिया के जरिए माहौल बनाओ, विरोधियों को पैसा दो और आखिर में बड़े अधिकारियों को खरीदकर तख्ता पलट करवा दो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये विश्लेषण एक और भी ज्यादा विवादास्पद थ्योरी सामने रखता है।
इसके मुताबिक ब्लैकमेल, हाँ, जेफरी एप्स्टीन जैसे ऑपरेशंस के जरिए दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। और यहीं पे ये विश्लेषण अपना सबसे कह सकते हैं सबसे चौंकाने वाला दावा करता है कि इस तरह के प्रभाव का जो नेटवर्क है वो इतना ताकतवर है कि दूसरे देश, और यहां खासतौर पर इजराइल का नाम लिया गया है, अमरीकी विदेशी नीति को अपने हिसाब से चला सकते हैं। मतलब अमरीका उनके लिए एक प्रॉक्सी की तरह काम करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताकत के इस पिरामिड में दरारें नहीं हैं। अब इसे चुनौती देने वाले भी मैदान में उतर रहे हैं और उनकी रणनीतियां बिल्कुल अलग है। जहां एक तरफ अमेरिका अपने पुराने तरीकों जैसे मिलिट्री अलायंसेस और सीक्रेट ऑपरेशंस पर निर्भर है, वहीं दूसरी तरफ चीन एक बिल्कुल अलग गेम खेल रहा है। वो पैसों के दम पर, यानी इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के जरिए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और अमेरिका की एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है जिस पर इस विश्लेषण में ध्यान दिलाया गया है। वो है उसका राष्ट्रीय कर्ज, जो बढ़कर $40 ट्रिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। और जो सबसे सीधा खतरा है वो है ब्रिक्स देशों का प्लान। ये देश मिलकर एक नई करेंसी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उन्हें अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। अगर ऐसा हो गया तो ये अमेरिका की आर्थिक शक्ति की नींव पर सीधा हमला होगा। तो असल बात यह है कि दुनिया में शक्ति का जो समीकरण है वो अब तेजी से बदल रहा है। जो पुराना सिस्टम है उसे अब नए और मजबूत इरादों वाले चैलेंजर्स का सामना करना पड़ रहा है। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे ताकत का ये पिरामिड हिलेगा और बदलेगा, तो आने वाली 21वीं सदी के नियम आखिर लिखेगा कौन? सोचने वाली बात है। ताजमहल, ये नाम सुनते ही मन में एक तस्वीर बनती है, प्यार की, बेजोड़ खूबसूरती की। ये पूरी दुनिया में भारत की पहचान है। लेकिन इस संगमरमर की चमक के पीछे कई विवाद और कहानियां भी हैं जो सालों से, पता नहीं कब से, एक बहस का मुद्दा बनी हुई हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है इसके 22 बंद दरवाजों का राज। क्या है इनके पीछे? क्या वाकई, जैसा कुछ लोग दावा करते हैं, इनके पीछे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां छिपी हुई हैं? और फिर एक और कहानी है जो सुनकर ही दिल दहल जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल पूरा होते ही 20,000 कारीगरों के हाथ कटवा दिए। क्यों? ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत कभी कहीं और न बन सके। और शायद इन सब में सबसे बड़ा विवाद ये दावा कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसका नाम था तेजो महालय, और मुगलों ने उस पर कब्जा करके उसे एक मकबरे में बदल दिया। ये बातें कई लोगों ने इंटरनेट पर जरूर सुनी होंगी। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं सारे रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और सबूतों की मदद से हम देखेंगे कि सच क्या है और कल्पना क्या। अच्छा, किसी भी दावे की पड़ताल से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑफिशियल हिस्ट्री, मतलब जो स्वीकृत इतिहास है, वो क्या कहता है। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी पर एक नजर डालते हैं जिसे ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं। तो ये कहानी है बादशाह खुर्रम की, जिन्हें दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है, और उनकी सबसे प्यारी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की। जब 1631 में मुमताज की मौत हुई तो शाहजहां ने उनकी याद में एक ऐसा मकबरा बनाने का फैसला किया जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ना हो, और इस काम में पूरे 22 साल लग गए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पर। एक एक करके इन सभी बड़े दावों को उठाते हैं और देखते हैं कि इनके पीछे के सबूत आखिर कहते क्या हैं। सबसे पहले वापस उसी सवाल पर आते हैं जिसने हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो 22 बंद दरवाजे, उनका राज क्या है। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI क्या कहता है। उनके हिसाब से ये कोई कमरे हैं ही नहीं, असल में ये एक लंबा सा गलियारा है जो बिल्डिंग की फाउंडेशन, उसकी नींव का हिस्सा है। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमें कई दूसरी मुगल इमारतों में देखने को मिलता है। इन्हें बंद सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि पर्यटकों की भारी भीड़ से इसे कोई नुकसान न पहुंचे। और तो और ASI ने इसकी तस्वीरें भी जारी की हैं, और उन तस्वीरों में किसी भी मूर्ति का कोई नामो निशान नहीं है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े दावे की जिसने एक बहुत लंबी बहस छेड़ रखी है। क्या ताजमहल की जमीन पर सच में पहले कोई मंदिर था? दावा ये किया जाता है कि शाहजहां ने राजा जयसिंह से मंदिर वाली जमीन जबरदस्ती छीन ली, लेकिन जो ऐतिहासिक दस्तावेज हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। उन दस्तावेजों के मुताबिक ये जमीन राजा जयसिंह की एक हवेली थी जिसे एक प्रॉपर फॉर्मल लेनदेन के जरिए हासिल किया गया था।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं। राजा जयसिंह ने तो असल में ये जमीन मुफ्त में देने की पेशकश की थी, लेकिन शाहजहां ने एक औपचारिक अदला बदली पर जोर दिया और इसके बदले में जयसिंह को 4 दूसरी हवेलियां दी गईं। इस पूरे लेन देन को 1633 में बाकायदा दर्ज किया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत सरकार और एएसआई दोनों ने ही कई बार इस दावे को खारिज किया है। 2015 में कल्चर मिनिस्ट्री ने संसद में साफ कहा कि मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है, और अदालतों ने भी सबूतों की कमी की वजह से ऐसी याचिकाओं को कई बार डिसमिस किया है। अब आते हैं उस खौफनाक कहानी पर जो न जाने कितनी पीढ़ियों से सुनाई जा रही है। क्या वाकई शाहजहां ने कारीगरों के साथ इतनी बड़ी क्रूरता की थी? अब जरा सोचिए, क्या ये कहानी लॉजिकल लगती है? मतलब 20,000 लोग उनके हाथ काट दिए जाएं और कोई भागेगा नहीं, कोई अफरा तफरी नहीं मचेगी? ये कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी बात, इसका एक भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है, न किसी किताब में न किसी दस्तावेज में। बल्कि सबूत तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। जिन कारीगरों ने ताजमहल बनाया था ना, उन्होंने ही बाद में दिल्ली जाकर शाहजहानाबाद शहर बसाया, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनाई। अब अगर उनके हाथ ही काट दिए गए होते तो ये सब कैसे मुमकिन होता? सोचने वाली बात है ना? तो सवाल ये उठता है कि अगर ये कहानियां सच नहीं हैं, तो फिर ये आई कहाँ से? इन सभी दावों के पीछे एक मुख्य व्यक्ति का नाम बार बार आता है, पीएन ओक। पीएन ओक खुद को इतिहासकार कहते थे, लेकिन उनका इतिहास लिखने का तरीका रिसर्च से बिल्कुल अलग था। वो सबूतों पर नहीं, बल्कि शब्दों की मिलती जुलती आवाज, मतलब तुकबंदी के आधार पर अपने सिद्धांत बनाते थे। मिसाल के तौर पर उनका दावा था कि वैटिकन शब्द संस्कृत के वाटिका से निकला है, इसलिए वो एक हिंदू केंद्र था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि क्रिश्चियनिटी असल में कृष्ण नीति है। ये उनकी काम करने की पद्धति का एक छोटा सा नमूना है। ताजमहल को तेजो महालय बताने का सिद्धांत भी उन्हीं का गढ़ा हुआ था। साल 2000 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि ये एक गलत धारणा है, और ये भी कहा कि इतिहास की खोजबीन करना इतिहासकारों का काम है, अदालतों का नहीं। तो इन सब विवादों के बाद ताजमहल का असली मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग भावनाओं का एक प्रतीक बन चुका है। एक तरफ शकील बदायूनी जैसे शायर हैं जिनके लिए ये मोहब्बत की एक अमर निशानी है, एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए प्यार का इजहार। तो वहीं दूसरी तरफ साहिर लुधियानवी जैसे शायर भी हैं जिन्होंने इसे एक शासक की दौलत और ताकत के दिखावे के तौर पर देखा, जो आम लोगों के प्यार का मजाक उड़ाता है। खैर, विवाद चाहे जो भी हो, एक बात बिल्कुल तय है, ताजमहल आर्किटेक्चर का, वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या ताजमहल सिर्फ प्यार का एक टाइमलेस सिंबल है, या फिर ये इस बात का भी एक जीता जागता सबक है कि कैसे इतिहास को गलत सूचनाओं के जरिए चुनौती। All right, today we are breaking down one of the most incredible stories of leadership and survival you will ever hear. It's all about a journey to the end of the world that went, well, spectacularly wrong. So, picture this. It's 1914. The famed polar explorer Sir Ernest Shackleton decides he's going to claim the last great prize of the heroic age of exploration. And what was that prize? Oh, just being the first person to walk across the entire Antarctic continent. But as you can probably guess, this grand ambition, it didn't lead to glory. Instead, it pushed him and his 27 men to the absolute razor's edge of human endurance. And in doing so, it turned what was technically a failed expedition into this immortal legend of survival. Okay, so let's get into the plan. And believe me, it was nothing short of audacious. I mean, it was a perfect example of that adventurous and, let's be honest, often reckless spirit of that era. So on paper, the plan looked kind of simple. You land in the Weddell Sea, you trek almost 3,000 kilometers across the most hostile environment on Earth, you pass the South Pole, and then you just keep going until you hit the Ross Sea. And the timeline for all this? They figured, about 120 days. A mere 4 months. No big deal, right? But before they even got started, there was a warning. At South Georgia Island, which was basically the last stop before nowhere, some really experienced whalers gave them a heads up. They said, look, the ice ahead is really, really bad this year. But Shackleton, well, he was determined, maybe a little overconfident.
he decided to push on anyway. And that one decision, right there, that's what set everything in motion. It led to catastrophic consequences and kicked off a 2-year struggle against odds you just wouldn't believe. You won't believe how close they were. Just 1 day's sail from where they were supposed to land. And then the ice closed in. Their ship, which had the perfect name, the Endurance, was frozen completely solid. It was a prisoner in this huge, constantly moving sea of ice. And they were stuck there for 9 long, dark months. The ship and the crew just drifted helplessly with the ice. They had to get through a brutal Antarctic winter, which meant months with no sunlight and temperatures dropping to a crazy -50 degrees Celsius. I can't even imagine. But here's the thing. The ice wasn't just holding them captive. It was actively trying to destroy the ship. The pressure from all that moving ice started to squeeze the Endurance. You can just imagine the sound, its hull splintering like a nut in a nutcracker. The crew, they fought like hell for 3 days straight. They were manning the pumps in these freezing conditions, trying to keep the ship from flooding, but it was no use. The water was coming in way faster than they could get it out, and that's when Shackleton had to give the order that no captain ever wants to give. And just like that, their last link to the civilized world was gone. The men had to set up this makeshift camp out on the ice, and all they could do was watch as their home, their shelter, their only way back was just slowly crushed. And then, on November 21st, the Endurance was gone. It slipped beneath the ice, and they were left completely, utterly alone. So the mission, it completely changed. It wasn't about exploration or glory anymore, not even close. From this moment forward, every single decision, every single action, it was all about one thing: survival. Just think about this number for a second. 497. That's how many days the crew would spend stranded out there. 497 days of drifting on ice, living in open boats before they would even touch solid land again. It's almost 1.5 years. Now, Shackleton was a brilliant leader. He knew the biggest threat wasn't the cold or running out of food, it was despair. So what did he do? He basically created a new little society right there on the ice. He kept everyone on a strict routine, sent out hunting parties, anything to keep their minds and bodies busy. In a really powerful move, he even threw his own gold and his Bible into the snow, basically showing his men that nothing mattered more than their lives. So, after drifting for hundreds and hundreds of kilometers, the ice finally started to break up. They had to take to their small lifeboats, and somehow they made it to this desolate, tiny little rock called Elephant Island. It was the first solid ground they had stood on in 497 days. But they were still totally cut off from the rest of the world. And from this island, Shackleton faced a truly impossible choice. Option A, try for Cape Horn. It was closer, but it meant going right through the Drake Passage, which is literally the most violent stretch of ocean on the entire planet. Or option B, attempt a much, much longer voyage to the whaling stations on South Georgia, a route that was, only slightly less suicidal. He took the gamble. He chose the longer route. So he and 5 other men crammed themselves into this tiny 7-meter lifeboat, the James Caird. Their mission, cross 1,300 kilometers of the world's deadliest sea to try and reach South Georgia and get help. And here's the crazy part. They made it. Against all conceivable odds. After 16 brutal days fighting hurricane-force winds and these giant waves, they landed on South Georgia. But fate had one more cruel joke to play. They had landed on the wrong side of the island, separated from the whaling station by a huge, unmapped mountain range that no one had ever crossed. For any normal person, this would have been it. Game over. But not for Shackleton. He left 3 men to recover, and then he and 2 others just started climbing. They set off to cross these treacherous glacier-covered mountains, and get this, they did it in a single, non-stop 36-hour push with basically no equipment. They became the first people in history to ever do it. Can you imagine the scene? They literally stumbled into the whaling station, looking more like wild animals than explorers. But they were alive. Their personal journey was over, but for Shackleton, the leader, the ordeal wasn't done, not by a long shot. Because his first and only thought was about the 22 men he'd left behind on Elephant Island. They'd been there for almost 4 months, living under 2 overturned boats with absolutely no way of knowing if he was even still alive. And back on that island, the man keeping them going was Shackleton's number 2, Frank Wild.
To keep hope and discipline alive, he started this daily ritual. Every single morning, for 128 days, he'd tell the men, "Pack your gear, boys, the boss may come today." Now, to really feel the impact of what happened next, you have to remember how many people started this whole thing. There were 28 of them. That's the 27-man crew plus one young kid who'd stowed away on the ship. Shackleton tried to get back to them, and he failed. And he failed again, and failed again. After 4 separate, agonizing attempts, he finally broke through the ice on August 30th, 1916. And the number of men he found alive and brought home? 28. He saved every single one of them. So yeah, the expedition to cross Antarctica, it was a spectacular failure. They never even set foot on the continent for their trek. But what it became was one of history's greatest ever triumphs of leadership, of human spirit, of pure resilience. And it really makes you wonder, doesn't it? In our age of GPS and instant communication, could we even comprehend, let alone endure, that kind of total isolation and You know, some stories are just so wild, you'd swear they were made up. And then there are the made-up stories that feel so real, they become legends. Today, we're diving into 2 of history's absolute best examples. We've got a jaw-dropping true story of survival and a terrifying legend of a deadly curse. So here's the question for you. Which is more unbelievable? A true story of survival that seems totally impossible, or a deadly curse that's, well, completely made up, but felt so real it scared the entire world? Let's get into it. All right, for our first story, we're heading to the most remote, frozen place on Earth, the Antarctic. And this is a story about an expedition that was, by all measures, a complete failure. But somehow, it turned into maybe the greatest survival story ever told. We're talking about the insane ordeal of Sir Ernest Shackleton and his crew. Just look at this timeline. We're talking 497 days. That's almost a year and a half of pure hell. It all kicks off in January 1915 when their ship, the Endurance, gets completely stuck in the Antarctic ice. Fast forward to October, and the ice literally crushes the ship, leaving the crew stranded on a floating chunk of ice. Can you even imagine? So after months just drifting, they finally make it to this barren rock they call Elephant Island. And that's when Shackleton decides to do something crazy. He takes a tiny boat and sails 1,300 kilometers across the worst seas on the planet to find help. And then, finally, in August 1916, they're rescued. Think about this for a second. For 9 months, that ship was everything. It was their home, their shelter, their only connection to the world they knew, just frozen solid in a sea of ice. And then, the pressure just got to be too much. The men could only stand there and listen to the sickening sounds of their ship being crushed to bits, like bones snapping. And just like that, their last hope, their last piece of civilization, was gone. You can just feel the hopelessness, right? One of the crewmen, Tom McLeod, basically said what everyone was thinking. I don't think we'll ever be able to return home. I mean, put yourself in their shoes. You're hundreds and hundreds of kilometers from anything. You have no radio, no ship. You're just stuck on a giant ice cube in the middle of nowhere. So what Shackleton did next is the stuff of legends. Truly. He and 5 other guys climbed into this tiny little lifeboat, we're talking just 22 feet long, and set out to cross 1,300 kilometers of the Drake Passage. And let me tell you, that is the most dangerous, most violent stretch of water on the entire planet. Everybody, and I mean everybody, thought it was a straight-up suicide mission. So after all that, after 497 days of just unimaginable misery, the ship getting crushed, drifting on the ice, that impossible boat journey, what was the result? It was a miracle. That's the only word for it. Every single one. 27 men went out, and 27 men came back. Shackleton didn't lose a single person. It's a true story that is honestly harder to believe than most fiction you'll ever read. Okay, so we've just seen a truth that sounds like a crazy legend. Now, let's flip that on its head and look at a legend that felt terrifyingly true. We're leaving the ice of Antarctica behind and heading to the scorching hot sands of Egypt. The year is 1922, and the discovery of King Tut's tomb is about to unleash a story that's all about death. And here it is. This is the phrase that kicked the whole thing off. Death shall come on swift wings to whoever disturbs the peace of the pharaoh. Chilling, right? The newspapers went crazy with it, claiming this warning was carved right at the tomb's entrance. I mean, it's the perfect setup for a horror story, and the public absolutely ate it up.
And wouldn't you know it, the curse claimed its first victim almost immediately. And it was a big one, Lord Carnarvon, the wealthy guy who funded the whole thing. Just a few months after this massive discovery, he's shaving, he nicks a mosquito bite. A mosquito bite. It gets infected, fever sets in, and poof, he's dead. And just like that, the legend of the Pharaoh's curse had its first very famous victim. And after Carnarvon, the list just kept growing. It was like a domino effect. We've got financiers, relatives of the crew, even the radiologist who x-rayed the mummy, all of them dying under strange or sudden circumstances. One of the team's secretaries, Richard Bethel, dies of a blood clot. Then his father, Lord Westbury, overcome with grief, jumps to his death from his 7th-floor apartment. You can just imagine the newspapers. With every new death, the headlines got bigger, and the curse started to feel very, very real. Okay, the pattern is definitely creepy, and people were really dying. But was this actually a supernatural curse from an ancient pharaoh? Or was there something else going on here? Right. This is where we peel back the layers of the myth and get to the reality. Because once you start looking past those sensational headlines and actually dig into the facts, well, the whole legend starts to fall apart. So remember that super scary inscription? The one about death on swift wings? Here's the crazy part. It was totally made up, never existed. A journalist literally just invented it to sell papers. The archaeology team didn't really say, no, there's no curse, so the media just ran with it. And reporters' tall tale became a worldwide phenomenon. Okay, how about those other spooky signs? Like the story that all the lights across Cairo went out at the exact second Lord Carnarvon died? Spooky! Except not really. Turns out, power outages in 1920s Cairo were about as common as, well, sand. It was a total coincidence, not some ancient power surge. But honestly, the biggest, most obvious hole in this whole curse theory is the main guy himself, Howard Carter. He was the archaeologist who literally broke the seal and walked into the tomb first. I mean, if anyone should have been cursed, it was him, right? But he lived for another 16 years and died at 64, so the #1 target of the curse somehow just wasn't affected? Yeah, okay. So here we are, with these two epic stories. One is a truth about survival that's so unbelievable it feels fake. The other is a terrifying fiction about revenge that felt completely real to millions. And that right there shows you the incredible power of a good story. You look at Shackleton and his crew, that's a true story so wild it became legendary. It's the ultimate story about leadership, about what humans can endure. An impossible truth that inspired and still inspires people all over the world. And then you have the mummy's curse. It's a legend so juicy, so compelling that people just wanted it to be true. It played on our fears of the ancient and the unknown, on our love of a spooky story. It was a complete fiction that became a genuine cultural phenomenon. And that leaves us with one last big question. What makes a story unforgettable? Is it that it's actually true, no matter how unbelievable? Or is it all about how that story makes us feel? Thrilled, terrified, inspired?